ब्रिटिश साम्राज्य 18वीं सदी से लेकर 20वीं सदी के मध्य तक विश्व का सबसे बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था, जो कि महाद्वीपों में फैला हुआ था। और कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। बात सन 1870 की है। नॉर्थम्पटन शहर लंदन से उत्तरी छोर पर पड़ता था। नॉर्थम्पटन शहर के एक बंगले के चार दीवारी के पास एक के बाद एक 3 लोग मृत पड़े पाए गए थे। तीनों की गर्दन पर किसी खौफनाक दैत्य ने झपटा मारा था। तीनों की गर्दन पर नाखूनों के गहरे घाव थे। डेविड एंडरसन एक बेहद ही उम्दा किस्म के डिटेक्टिव जासूस थे। वो घटना स्थल पर जांच के लिए पहुंचे। उन्होंने उस जगह का सूक्ष्म निरीक्षण किया और कपोल की लकीरों को सिकोड़ते हुए बोले, यह बंगला किसका है? कृपया वह मेरे सामने आने का कष्ट करे। यह सुनते एक लंबे चौड़े काठी वाला शख्स मुंह में सिगार को जलाए डिटेक्टिव डेविड के सामने खड़ा हो जाता है और अपने दाएं हाथ को बढ़ाते हुए कहता है, हाय, आई एम स्टीव हर्मिशन। आई एम द ओनर ऑफ नॉर्थम्पटन पैलेस। डिटेक्टिव डेविड, मौके वारदात पर जो अभी 3 लाशें पाई गई है, इनका आपसे क्या संबंध है? स्टीव हर्मिशन कहते हैं, दे आर माई रिलेटिव्स। डिटेक्टिव डेविड, जरा खुल के बताना चाहेंगे आप? स्टीव हर्मिशन, व्हाई नॉट? इन तीनों में से 2 मेरे चाचा के बेटे थे और तीसरा मेरी बुआ के बेटे थे। डिटेक्टिव डेविड, आई होप आपने उनके इस इन्फॉर्म कर दिया होगा। स्टीव हर्मिसन, बचपन में एक कार दुर्घटना में उनके माता पिता का देहांत हो गया था, तो तब से उसकी देखभाल की जिम्मेदारी मेरी ही थी। वो इस नॉर्थम्पटन पैलेस की आधी भागीदारी उन्हीं के नाम पर थी। स्टीव की बात सुनते ही डेविड अपने दोनों भौहों को ऊपर की तरफ उठाते हुए कुछ देर तक टकटकी लगाकर देखने की चेष्टा करता रहा। लगातार इस तरह से देखे जाने की वजह से स्टीव अपने आप को असहज महसूस करता है। वो कुछ बोलने ही वाला था कि अगली आवाज़ डेविड की ही आ जाती है। डिटेक्टिव डेविड, आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है जल्द ही गुत्थी सुलझा दूंगा और इस सिलसिले में आपसे मिलना जुलना लगा ही रहेगा, लेकिन मेरी आपसे एक गुजारिश है। स्टीव हर्मिशन, हाँ बोलिए ना। डिटेक्टिव डेविड, नहीं छोड़िए, आप जा सकते हैं। फिर कभी मिलना हुआ तो जिक्र होगा। मैं जरूरी जांच और पंचनामा करने के बाद आपको बुलाता हूँ। स्टीव हर्मिसन कहते हैं, जैसा आपको उचित समझे। यह कहने के बाद स्टीव अपनी गाड़ी में सवार हो गए और अपने फैक्ट्री की तरफ रुख कर दिया। डिटेक्टिव को डेविड अपनी जांच पड़ताल में व्यस्त थे। तभी भीड़ से एक शख्स उनके समीप आता है और उनसे कहता है, हेलो सर, आई एम मिस्टर जोनाथन स्ट्रॉस। मैं आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। डिटेक्टिव डेविड, व्हाई नॉट, गो अहेड। जोनाथन स्ट्रॉस, साहब, मैं यहाँ 2 साल पहले चौकीदार था। जब मुझे यहाँ चौकीदार करते हुए लगभग 6 महीने हो गए थे, एक रात मैंने कोई अजीब सी आवाज़ सुनी। मैं सावधानी से नॉर्थम्पटन पैलेस के अंदर घुस गया। वहाँ ऊपर के माले में मुझे एहसास हुआ कि कुछ बदबू सी आ रही है। मैंने उस बदबू का पीछा किया। मैं जैसे ही ऊपर पहुँचता हूँ तो देखकर स्तब्ध रह जाता हूँ कि वो बदबू अचानक से बंद हो जाती है। मुझे अचानक पता नहीं ऐसा क्या होता है कि मुझे मदहोशी सी छाने लगती है। मैं वहीं पास के बिस्तर में नींद के आगोश में समा जाता हूँ। तकरीबन आधी रात को किसी ने मुझे झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की। जैसे ही मेरी नींद खुली, एक अजीब सी तेज बदबू कमरे में भर गई। मैंने बेहद धीमी रोशनी में देखा कि 2 लंबे लंबे दांतों और खौफनाक चेहरे वाले दैत्य को अपनी तरफ आता हुआ देखा। जब तक मैं कुछ प्रतिक्रिया देता, वो मुझ पर झपट पड़ा
और अगले ही पल उसके 2 नुकीले दांत मेरी दाएं गर्दन के अंदर घुस चुके थे। डिटेक्टिव डेविड, ओह माय गॉड, आर यू सीरियस? वो सचमुच दैत्य था क्या? जोनाथन स्ट्रॉस, साहब, धीमी सी रोशनी थी, लेकिन मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैंने उस खौफनाक चेहरे को काफ़ी करीब से देखा था और उसके नुकीले दांतों को यहाँ चुभते हुए महसूस भी किया था। जोनाथन ने अपने कॉलर को हटाते हुए दाहिने गले पर 2 काले निशान को दिखाते हुए कहा। वह देखते ही डेविड चौंक सा जाता है और बोलता है, डिटेक्टिव डेविड, ओह, यह तो काफ़ी गहरा घाव रहा होगा उस वक्त। उसके बाद क्या हुआ? तुम जीवित कैसे बच गए? जोनाथन स्ट्रॉस, सर, जैसे ही उसने मेरी गर्दन में अपने दांत चुभोए, मेरा खुद से नियंत्रण भी जाता रहा। चुप चुप की ध्वनि से मेरे जिस्म से लहू चूसता रहा। थोड़ी ही देर में उस दैत्य ने रक्त से प्यास बुझाने के बाद मुझे बेरहमी से बंगले के बाहर फेंक दिया। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मुझे देखकर सभी हतप्रभ थे। जब मैंने सभी को रात वाली घटना सिलसिलेवार सुनाई तो सबको यकीन हो गया। इस वारदात से वहाँ आसपास सभी जगह दहशत की लहर फैल गई और सभी के निर्णय से वह भूत बंगला घोषित हो गया। मजबूरन मुझे यह नौकरी छोड़नी पड़ी और यहाँ किसी के आने जाने के लिए भी पाबंदी लग गई। डिटेक्टिव डेविड, आपके इस अनमोल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर जोनाथन स्ट्रॉस। यह कहकर उसने उस शख्स से अलविदा लिया। डेविड को इस कहानी पर ज़रा भी यकीन नहीं हुआ। वो हैरान था कि यदि ऐसा कुछ हुआ तो पहले किसी ने रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं करवाई। वह अंदर नॉर्थम्पटन पैलेस में जाता है। ऊपर माले में बारीक नज़रों से अवलोकन करते हुए मामले की तह तक जाने के लिए सोचता है कि कोई आखिर क्यों किसी को इस तरह लोगों को आतंकित कर रहा है। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? यह सोचते सोचते वह आज वहीं रात गुजारने का निर्णय लेता है। नॉर्थम्पटन के लोग बड़े ही दिल वाले थे। वहाँ आसपास के लोगों ने डेविड के खाने पीने की व्यवस्था कर दी थी। इस अपनत्व और सादर सत्कार से डेविड प्रफुल्लित हुआ। उसने वहाँ से जाने की इच्छा व्यक्त की तो इस जगह के एक प्रसिद्ध व्यापारी ने कहा, डेविड एंडरसन, आप हमारे निवास स्थान पर ही क्यों नहीं रुक जाते? आपको यहाँ किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। डिटेक्टिव डेविड, इस स्वागत सत्कार के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैंने आज ही की रात उस तथाकथित भूत बंगले में ही रात गुजारने का निश्चय किया है ताकि मैं मामले की तह तक जा सकूं और पता लगा सकूं कि आखिर उस खूनी ड्रैकुला का राज क्या है। डेविड की यह बात सुनकर वह व्यापारी और वहाँ के कुछ स्थानीय निवासी ने डेविड को उस बंगले में न ठहरने की बात कहने के साथ साथ बहुत सी डरावनी बातें भी बताई, लेकिन डेविड नहीं माना। वो नॉर्थम्पटन पैलेस की तरफ अपने कदमों को बढ़ा देता है। दिन भर की जांच पड़ताल से अब डेविड काफ़ी थक चुका था और उसका शरीर पूरी तरह से टूट रहा था। उसने चुपके से एक लालटेन को प्रज्वलित किया और उस घोषित भूतिया बंगले के चारों ओर चक्कर लगाया और फिर अस्वस्थ होकर बिस्तर पर पसर गया। नॉर्थम्पटन पैलेस वैसे तो सामान्य सुख सुविधा की सभी सुविधा से युक्त था। दिन भर की थकान की वजह से डेविड को नींद ने जल्दी ही धर दबोचा। वह घोड़े बेचकर नींद में खोया हुआ था कि तभी आधी रात को किसी की आहट सुनाई देती है, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल जाती है। डेविड ने सोचा कि यह एक महज उसका भ्रम है। वह यह सोचते हुए दोबारा सोने की कोशिश करते हुए अपनी आंखें बंद करता है कि तभी अचानक अपने पैरों पर किसी की खुरदुरी उंगलियों के स्पर्श महसूस करता है। वह अगले ही पल हड़बड़ाकर बिजली की तरह फुर्ती से उठकर बैठ जाता है और अंधेरे में अपनी दोनों आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगता है। काफ़ी देर तक टकटकी लगाकर देखता रहता है, लेकिन वहाँ उसे कोई भी वहाँ नहीं दिखता।
वो वापस लेटने की सोच ही रहा था कि तभी अचानक कहीं से एक तेज हवा का झोंका आया और उस कमरे में पूरी तरफ बड़ी तीक्ष्ण अजीब सी बदबू फैल गई। उसके बाद अचानक खिड़कियां और दरवाजे अपने आप खड़कने लगे और पर्दे उड़ने लगे। डेविड इस बार थोड़ा सहम गया, मगर अपना साहस खोना उसे उचित नहीं समझा और झटके से रिवॉल्वर निकालकर अपनी उंगलियों से तान लिया। अभी वह रिवॉल्वर तान के पर्दे की तरफ देख ही रहा था कि अचानक पीछे से खिड़की से एक खौफनाक दैत्यनुमा इंसान उस कमरे में दाखिल हुआ। उस दैत्य की शक्ल बिल्कुल ड्रैकुला से हूबहू मिलती जुलती थी। उसके नुकीले दांतों से लहू की बूंदें फर्श पर टपक रही थी। वह दैत्यनुमा ड्रैकुला खिड़की से अंदर घुसने के साथ ही डेविड पर झपटा मारता है। डेविड के हाथ से चिटक कर रिवॉल्वर दूर जा गिरता है। इसके साथ ही कमरे में अट्टहास गूंजने लगा। डेविड ने ध्यान से देखा, लंबे लंबे बालों और दांतों वाले उस दैत्य रूपी ड्रैकुला की आंखें अंगारों जैसी दहक रही थी। डेविड अपने बचाव के लिए कुछ कर पाता कि उससे पहले ही उस ड्रैकुला ने अपने पंजे से उसकी गर्दन की तरफ फार कर दिया। अगले ही पल डेविड को अपने गले के दाईं तरफ कुछ चुभने का एहसास होता है। गले से खून की धारा टपकने के साथ साथ चप चप की आवाज़ उसके कानों में खौफजदा कर रहे थे। जैसे जैसे खून की आवाज़ तेज होती जा रही थी, डेविड का शरीर शिथिल पड़ता जा रहा था। तभी अचानक डेविड को कहीं से अपनी सारी हिम्मत को एकत्रित करने की कोशिश की और तेज झटके से उसने अपने आप को आज़ाद किया। डेविड को अचानक गर्दन पर असहाय पीड़ा हुई। उसने अपनी नज़र घुमाकर गले की तरफ देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। गले के पास 2 गहरे घाव नजर आते हैं, जिससे रक्त बूंद बूंद करके बाहर टपक रहा था। डेविड अपनी चोट देखने में इतना मौजूद हो गया कि उसको सामने खूंखार ड्रैकुला को ही भूल गया। अगले ही पल उस ड्रैकुला ने अपने नुकीले पंजे से ऐसा बल लगाया कि उसके नाखून चेहरे को खरोचते हुए उसके खोपड़ी के बगल से निकल गया। अचानक इस हरकत की वजह से डेविड अपना नियंत्रण खो बैठा और खिड़की से बाहर टकराते हुए नीचे गिरने लग जाता है। नीचे गिरते ही डेविड का सिर नीचे किसी पत्थर से टकरा गया और वहीं बेहोश हो गया। होश आने पर डेविड को अपने गर्दन के पास बहुत तेज पीड़ा महसूस होती है। इस ड्रैकुला के दांतों से हुए गले पर वार अब घाव का रूप ले चुके थे और अब वो टीसने लगे थे। डेविड ने इतने पर भी हिम्मत नहीं हारी और उठ खड़ा हुआ। सूर्यास्त होने में अभी 2-3 घंटे बाकी थे। डेविड लड़खड़ाते हुए नॉर्थम्पटन पैलेस के 4 दीवारों को तरफ देखते हुए बोलता है, उफ, अब अंदर कैसे जाऊं? 4 दीवारी तो बहुत ऊंची है। बिना अंदर गए मैं उस ड्रैकुला के राज का पर्दाफाश कैसे कर पाऊंगा? तभी उसकी नज़र 4 दीवारी के पास सटे पेड़ पर जा पड़ती है और वह फूला नहीं समाता। वाह, ये रास्ता! मुझे अब किसी भी तरह इस पेड़ से चढ़कर अंदर जाना ही होगा। मेरे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है। मुझे सुबह होने से पहले सच्चाई सबके सामने लानी होगी। यह कहकर डेविड पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगता है। थोड़ी देर मशक्क़त करने के पश्चात वो पेड़ पर चढ़ जाता है। उस पेड़ से चढ़कर अंदर देखने का प्रयत्न करता है और देखते हुए बोलता है, ओह, अंदर तो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है और लालटेन भी ऊपर ही रह गया। मैं ऐसे कैसे पता कर पाऊंगा कि वह ड्रैकुला किधर गया? डेविड अनमन सा उस रहस्यमय बंगले के अंदर निहारने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक खुट खुट की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। यह आवाज़ सुनते ही वो बोला, ओह, यह आवाज़ तो इस भूत बंगले के अंदर से ही आ रही है। मुझे अब चल कर देखना चाहिए। यह कहकर वो 4 दीवारी से अंदर कूद जाता है और दबे पांव अंदर की तरफ चला जाता है और आवाज़ सुनने की कोशिश करता है कि किधर से आ रही है। अब वह आवाज़ का पीछा करता हुआ उस भूत बंगला, जिसे नॉर्थम्पटन पैलेस के नाम से जाना जाता है,
उसके तहखाने में पहुंच जाता है। वो जैसे ही तहखाने में पहुंचकर देखकर दंग रह जाता है और उसका शक यकीन में बदल जाता है। वहाँ एक दीवार खड़ी थी जिसके पीछे से आवाज़ आ रही थी। जिस दीवार में एक रोशनदान मौजूद था, लेकिन वह थोड़ी ऊंचाई पर स्थित था। सामने ही एक लोहे की सीढ़ी दिखी। डेविड भाग के उस सीढ़ी को लेकर आता है और उसे दीवार के सहारे खड़ी कर देता है। धीरे धीरे वो सीढ़ी से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। थोड़ी देर में ही वो सीढ़ी के ऊपरी सिरे पर पहुंच जाता है। जैसे ही वो उस रोशनदान से झांकता है, उसे अंदर देखने के बाद अचरज की सीमा ही नहीं रहती। डेविड ने देखा कि उस कमरे की फर्श जगह जगह से खुदी पड़ी थी और खुदाई का काम अभी भी जारी था। वहीं उसी कमरे में कोने में ओवरकोट पहने एक जेम्स बॉन्ड नुमा आदमी खुदाई करने वालों को कुछ दिशा निर्देश दे रहा था। उसके पास में ही वो खुखार दैत्य नुमा ड्रैकुला खड़ा था, जिसने डेविड को उस भूत बंगले से बाहर फेंक दिया था। इसी कमरे के मुख्य दरवाजे के पास एक व्यक्ति मशीन गन लिए ऊँग रहा था। डेविड फुर्ती से नीचे उतर गया और इस मौके को भुनाने की कोशिश की, जो झट से अंदर घुसकर फट से मशीन गन छीनते हुए दहाड़ता है। खबरदार, यदि किसी ने अपनी जगह से हिलने की कोशिश की तो मैं गोलियों से भून दूंगा। डेविड के दहाड़ते ही वहाँ मौजूद सभी लोग पूरी तरह ठिठक गए। उन लोगों को इसका जरा सा भी एहसास नहीं था। कोने में खड़े ओवरकोट वाले व्यक्ति की हथेली धीरे धीरे जेब के अंदर जाने लगी कि तभी एक जोरदार धमाका हुआ और वह व्यक्ति पूरी तरह चीख पड़ा। वो शायद अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालना चाह रहा था कि तभी डेविड ने उसके बाजू को निशाना बनाकर गोली दाग दी। तभी डेविड फिर दहाड़ा, सभी के सभी बाजू ऊपर करके एक कोने में चलो। सभी ने डेविड के आदेश का तुरंत पालन किया। जब सभी लोग उस कमरे के कोने में चले गए तो डेविड ने कमरे में कुंडी चढ़ा दी और मशीन गन उनकी तरफ तान दी। थोड़ी देर में उसने ट्रांसमीटर निकाला और पुलिस चौकी से संपर्क किया। बस फिर क्या था, अगले आधे घंटे में ही नॉर्थम्पटन पैलेस पुलिस के सर्च लाइटों से जगमगा उठा। नॉर्थम्पटन पैलेस को चारों तरफ से घेर कर डेविड द्वारा बंद कमरे में लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन पुलिस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डेविड ने इस भूत बंगले और नॉर्थम्पटन पैलेस का रहस्य का पर्दाफाश किया। उसने बताया कि इस बंगले के मालिक स्टीव हर्मिसन गिरफ्तार कर लिया गया है। वो जेम्स बॉन्ड नुमा व्यक्ति और कोई नहीं, स्टीव हर्मिसन ही था। इस नॉर्थम्पटन पैलेस में इसकी और इसके चाचा के दोनों बेटे के साथ बुआ की उसकी एक बेटे के बराबर की हिस्सेदारी थी। काफ़ी दिनों तक उसने इसे हथियाने की कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाया। तो उसने उसके यह उपाय निकाला कि यहाँ इतना खौफ भर दो कि वह बंगला कौड़ियों के दाम में उसके ही नाम हो जाए। वो इस बंगले के तहखाने में नशे का, जैसे अफीम, चरस, गांजा, हीरोइन कारोबार आदि करता था। यहाँ से दूर दूर तक इसकी सप्लाई के लिए यही सारा काम होता था। कल उस घटना की वजह से सभी डर गए और रातों रात तहखाने में गड्ढे करके दफनाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि कुछ दिनों बाद मामला शांत हो जाएगा। फिर ड्रैकुला के नाम से दहशत फैलाकर फिर अपने मंसूबों को कामयाब करने में लग जाएंगे। इस नॉर्थम्पटन पैलेस को बदनाम करने के लिए सबसे पहले उसने यहाँ के गार्ड को डराने की कोशिश की, ताकि वह बाहर जाकर सभी जगह हल्ला कर दे कि उसने खुद ड्रैकुला को देखा है। इस बंगले के मालिक स्टीव हर्मिसन ने अपने एक लंबे चौड़े डील डोल वाले निग्रो नौकर को ड्रैकुला का मास्क पहनाकर उसमें 2 लंबे लंबे स्टील के दांतों को लगवा कर असली रूप देने की कोशिश की और यहाँ नॉर्थम्पटन पैलेस में आने वाले सभी व्यक्ति को आतंकित करने की कोशिश शुरू कर दी थी। तथाकथित ड्रैकुला के नाखूनों पर बेहोश करने वाला एक रसायन लगा दिया जाता था। ज्यों ही ड्रैकुला का मास्क लगाने वाला निग्रो अपने नाखून किसी शख्स के गर्दन में चुभोता, वह व्यक्ति तुरंत बेहोश होने लग जाता। इससे पहले उसके गार्ड जोनाथन स्ट्रोस स्टीव हर्मिसन के तीनों रिश्तेदारों के बेटे समेत मुझे भी बेहोश किया गया था। मैं तो अपनी किस्मत से बच गया,
लेकिन नॉर्थम्पटन पैलेस को पूर्णतः अपने अधिकार में करने की वजह से उन तीनों को शराब पिलाई और शराब पीकर सीढ़ियों से लुढ़का कर मार डाला। उस दिन नॉर्थम्पटन पैलेस उर्फ भूत बंगले की खबर सुर्खियों में गर्म थी। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए बेल आइकन के साथ। अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद की कोई स्टोरी हमसे तो आप हमें भेजिए। धन्यवाद।